अगर पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं तो शायद दिल्ली सल्तनत कभी पैदा ही नहीं होता। एक ऐसे सम्राट जो सिर्फ 11 साल की उम्र पे राजगद्दी पर बैठे, 20 साल तक नॉर्थ इंडिया का शील्ड बने रहे और जिस दिन गिरे उस दिन भारत की राजनीति, धर्म और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि भारत के अंतिम राजपूत एम्परर भी थे। नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास के एक महान सम्राट की कहानी, जिनका नाम था पृथ्वीराज थर्ड और जिनको हम सब पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पिथौड़ा के नाम से जानते हैं। वो 12वीं सदी में चौहान वंश के राजा थे और उनकी राजधानी थी अजमेर, जो आज के टाइम पे राजस्थान में पड़ता है। उनका जन्म 1166 के आसपास गुजरात में हुआ था। वो राजा सोमेश्वरा और रानी करूपा देवी के बेटे थे और उनकी माता करूपा देवी कालाचूरी की प्रिंसेस थी, जिसका मतलब ये हुआ कि उनका रिश्ता दो बड़े शक्तिशाली वंशों से था। फिर 1177 में जब पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता राजा सोमेश्वरा का अनफॉर्चुनेटली देहांत हो जाता है और अजमेर की गद्दी पर बैठते ही पृथ्वीराज को एक ऐसा राज्य का बोझ मिलता है जो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। लेकिन उनकी माता करूपा देवी ने रेजेंट बनकर राजकाज संभाला, जबकि इसी दौरान पृथ्वीराज को बचपन से ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और राजपूत युद्ध कला में कठोर ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और जैसे ही उन्होंने किशोर अवस्था में कदम रखा, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के बीच के विरोधियों को कुचलकर दिल्ली पर अपना सीधा अधिकार स्थापित कर लिया, जो कि आगे चल के राजपूत शक्ति का प्रतीक भी बना। इसके बाद 1182 से 83 के बीच पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड के चंडेला राजा परामर आदि के खिलाफ एक आक्रामक अभियान चलाया, जिसमें महोबा जैसे मजबूत दुर्ग पर गंभीर घेराबंदी हुई और एक खतरनाक युद्ध लड़ा गया, जहां चंडेला के वीर सेनापति आला और उदाल ने अंतिम सांस तक लड़ते हुए राजपूत सेना को रोकने की कोशिश की। लेकिन पृथ्वीराज की कैवेलरी और फ्रंटल असल्ट ने आखिरकार महोबा को गिरा दिया और वहां पज्जुन राय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। हालांकि ये विजय स्थायी साबित नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही सालों बाद चंडेलाज ने अपने क्षेत्र को वापस ले लिया। इसके बाद उनका टकराव गुजरात के चालुक्य राजा भीमा सेकंड से हुआ, जहां 1184 के आसपास नगौर के निकट एक लंबा और खतरनाक युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोनों तरफ की सेना ने बहुत ही भयंकर नुकसान उठाया। किसी भी तरफ का क्लियर विक्ट्री नहीं हो रहा था। फिर 1187 में शांति समझौता हुआ। इसी समझौते ने पृथ्वीराज के लिए दक्षिण और पश्चिम की बढ़ती हुई लड़ाइयों को रोका, लेकिन इसी नीति के तहत उनका पूरा ध्यान उत्तर भारत की तरफ केंद्रित हो गया। और जब उत्तर पश्चिम से मोहम्मद अफगोर ने तबा रेंडा जैसे महत्वपूर्ण फोर्ट पे कब्जा कर लिया, जो कि पृथ्वीराज के लिए सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं थी, बल्कि चौहान साम्राज्य का अस्तित्व और राजपूत स्वाभिमान का अंतिम परीक्षा बन गया था। और यहीं से तराइन के मैदान में होने वाले उस संघर्ष का भूमिका तैयार हुआ, जिसने आगे चल के पूरे मध्यकालीन भारत का इतिहास का दिशा ही बदल डाला। अब यहाँ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है, वो है कन्नौज के राजा जयचंद और संयोगिता का कहानी। जयचंद जो पृथ्वीराज के पॉलिटिकल राइवल थे और ये राइवलरी दिल्ली और रीजनल सुप्रीमेसी को लेकर था। लोगों में मशहूर है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता को उनके स्वयंवर से उठा लिया। पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग जयचंद ने अपने बेटी का स्वयंवर रखा हुआ था और वहां पे पृथ्वीराज का इंसल्ट करने के लिए एक मूर्ति बना के रखा था पहरेदार के रूप में। लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज के मूर्ति पे ही जाके वो स्वयंवर का माला डाल दिया और उस टाइम पे पृथ्वीराज भी वहीं आसपास मौजूद थे, तो उन्होंने सीधा वहां पे आए और संयोगिता को लेके चल गए। इसी गुस्से में जयचंद ने मोहम्मद अफगोरी को इंडिया पे अटैक करने का इनविटेशन दिया। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल सोर्सेस की बात करें, खासकर पृथ्वीराज विजया जैसे कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट की, तो वो इस संयोगिता और जयचंद की कहानी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सारी कहानी पृथ्वीराज रासो में है, जो कि कई सेंचुरीज बाद लिखी गई है, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी में लिखी गई है। और इसी कारण से इसकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत ही गहरा सवाल भी उठाया जाता है। असल में जयचंद इन्वेडर्स के खिलाफ थे और उनको रोकने के लिए हमेशा से लड़ाई करते थे।
तो ये राइवलरी पर्सनल बिट्रेयल से ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का नतीजा था और यही फ्रेगमेंटेशन आगे चल के राजपूतों के लिए बहुत ही कॉस्टली साबित हुआ और फिर बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़ा गया तरायन के मैदान में, जो कि प्रेजेंट टाइम पे हरियाणा में पड़ता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद अफगोर के बीच में लड़ा गया था। ये लड़ाई भटिंडा पे कंट्रोल को लेकर शुरू हुआ था। पृथ्वीराज ने राजपूत किंग्स का एक कोएलिशन यानी कि गठबंधन बनाया और उन्हें ट्रेडिशनल राजपूत स्टाइल से क्लोज कॉम्बैट और सुपीरियर शॉक कैवेलरी का इस्तेमाल करते हुए गुरिद सेना पर फ्रंटल असल्ट किया और गुरिद सेना खासकर उनके आर्चर्स इस राजपूत स्टाइल से अनफेमिलियर थे और वो पृथ्वीराज की स्ट्रेंथ को अंडरस्टिमेट कर बैठे, जिससे मोहम्मद गोरी भी अपने सेना का हौसला बढ़ाने के लिए युद्ध के बीच में आ जाता है और वहीं पे उसका मुकाबला होता है राजपूत सेना का कमांडर गोविंद राय से। पहले मोहम्मद गोरी ने गोविंद राय पे अपना भाला फेंका, लेकिन गोविंद राय ने उसके भाला को रोक लिया, पर जब गोविंद राय ने वापस भाला फेंका तो वो भाला सीधा जाके गोरी को लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश होके पड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। मोहम्मद गोरी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड होके बैटलफील्ड पे गिर गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का जान पहले युद्ध में बख्श दिया और गौरी वहां से भाग जाता है। पृथ्वीराज के लिए ये एक डिसिसिव विक्ट्री था, लेकिन उन्होंने यहाँ एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक एरर कर दिया था। उन्हें गौरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया और उन्हें एलिमिनेट नहीं किया। 1191 में तरायन की पहली लड़ाई में हार के बाद मोहम्मद गोरी वापस गजनी चला गया। उसने अपने उन सेनापतियों को सबके सामने शर्मिंदा किया जो लड़ाई में डर गए थे और उन्हें पद से भी हटा दिया और उसने कसम खाया कि जब तक वो अपने हार का बदला नहीं लेगा तब तक वो आराम और सुख शांति का जिंदगी बिल्कुल त्याग देगा। इसके बाद उसने अपनी सेना को नए तरीके से तैयार किया, जिसमें तेज घुड़सवार, बेहतर हथियार और सख्त अनुशासन पर जोर दिया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान पहली जीत के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्होंने अपनी सीमाओं को भी बिल्कुल मजबूत नहीं किया, जो कि बहुत ही ज़रूरी था करना, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर कोई भी फ्यूचर में फिर से इन्वेडर्स वगैरह आता है तो उन्होंने पहले ही अपने एलाइज को बोल दिया था कि अगर हमला होगा तो वो मदद के लिए तैयार रहे। फिर 1192 की गर्मियों में मोहम्मद गोरी 52,000 घुड़सवारों के साथ भारत की तरफ बढ़ा। ये उसकी आर्मी का लगभग आधा हिस्सा था। पेशावर पहुंचते ही उसने पहले हटाए गए सेनापतियों को वापस बुला लिया। कुछ समय पहले राजपूतों ने भटिंडा के किला जीत लिया था और वहाँ पे उनका कंट्रोल था, लेकिन गोरी ने उसे दोबारा छीन लिया। इसके बाद उसने पृथ्वीराज से कहा कि अगर वो उसे अपना मालिक मान लेते हैं तो वो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन पृथ्वीराज ने साफ इनकार कर दिया। फिर पृथ्वीराज गोरी से लड़ने के लिए फिर से एक बार निकल जाते, लेकिन इस बार पृथ्वीराज का सेना उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तरायन के मैदान में पृथ्वीराज ने गोरी को संदेश दिया कि अगर वो बिना लड़ाई किए ही वापस चला जाता है तो उसका जान बख्श दिया जाएगा। गोरी ने बातचीत का नाटक किया और उसने कहा कि वो अपने भाई से सलाह लेना चाहता है और तब तक वो भटिंडा अपने पास रखना चाहता है। असल में ये सिर्फ एक चाल था। गोरी की सेना ने चुपचाप राजपूत सेना का स्थिति का खबर लिया और अचानक हमले का योजना बनाया। राजपूत सेना को लगा कि लड़ाई अब नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ठीक से पहले ही सब कुछ ढंग से तैयार नहीं किया था। लेकिन सुबह होने से पहले गोरी की सेना रात के अंधेरे में ही हमला कर दिया। उन्होंने राजपूत सेना के कई हाथियों को खत्म कर दिया। राजपूत रात में लड़ाई नहीं करते थे, इसीलिए वो शुरू में थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया। जब राजपूत सेना आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि गोरी की पूरी सेना पहले से ही युद्ध के लिए तैयार थी और उस समय पे राजपूत सेना काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था, जिसका फ़ायदा गोरी की सेना ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाया और इस युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया जाता है और इस हार को मेडिवल इंडिया का एक लैंडमार्क इवेंट माना जाता है, क्योंकि इसने राजपूत शक्ति को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था और दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन रख दिया था। और पृथ्वीराज का डेथ का सरकमस्टांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ सोर्सेस कंफर्म करता है कि पृथ्वीराज चौहान को 1992 में तरायन के मैदान में कैप्चर करने के बाद तुरंत मार दिया गया था और ये एग्जीक्यूशन अजमेर के आसपास ही हुआ था, जिसे मोहम्मद गोरी ने उनके बेटे गोविंद राजा को ट्रिब्यूटरी राजा बनाया, लेकिन ये स्टेट ज़्यादा नहीं चलता है।
भारत में अपना अभियान पूरा करने के बाद मोहम्मद गोरी जब गजनी वापस जाता है तो 15 मार्च 2005 को रास्ते में ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन एक और कहानी है जो इतिहास की किताबों में कम और लोक स्मृति में ज़्यादा दिखता है। यह कहानी मिलता है पृथ्वीराज रासो में। इसके मुताबिक तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़ के गजनी ले जाया गया था, जहां उनकी आंखें फोड़ दी गई। लेकिन उनकी वीरता को अंधेरा भी रोक नहीं पाया, क्योंकि उनके साथ वहां उनके वफादार कवि और मित्र चंद बरदाई भी पहुंच गए थे। और रासो के अकॉर्डिंग गजनी के दरबार में एक दिन तीरंदाजी प्रतियोगिता रखा गया था, जहां अंधे पृथ्वीराज को अपनी कला दिखाने का अवसर मिल गया। और उसी पल चंद बरदाई ने दोहे के रूप में मोहम्मद गौरी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। और पृथ्वीराज ने अपने शब्दवेदी बाण विद्या का प्रयोग करते हुए सिर्फ आवाज और शब्दों के आधार पर ही तीर चला दिया, जो कि जाके सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में लग जाता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने अपना जीवन वहीं पे समाप्त कर दिया। वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।